हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आईसीटी। इसमें कोशिश रहेगी कि पूरा आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको कवर किया जाए, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक बच जाता है तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं कंप्लीट आपको, और रिवीजन टेस्ट भी मिलते हैं इसमें। तो आपके सिलेबस के कंप्लीट इसमें नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में, और रिवीजन नोट्स, रिवीजन टेस्ट भी आपको इसमें मिलते हैं। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। अभी 29 मार्च तक इसमें 30% का ऑफ है, तो अगर 29 मार्च तक आप ज्वाइन करते हैं तो इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, myupsc.in। यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट में मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। लेट्स बिगिन। देखिए, कंप्यूटर आईसीटी में मेनली है जो कंप्यूटर से रिलेटेड ही चीजें हैं। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संगणक कंप्यूटर को कहा जाता है। ये पहला जो गणक यंत्र था अबेकस, इसकी खोज हुई थी बेबीलोन में, और इसी को अबेकस को जापान में सारोबान के नाम से भी जानते हैं। अभी आधुनिक युग के कंप्यूटर की बात करें तो आधुनिक युग में कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है, वो भी उसकी बुनियाद भी चार्ल्स बेबेज द्वारा ही रखी गई थी। चार्ल्स बेबेज ने की थी उसकी भी खोज। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब आता है? ये 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चार्ल्स बेबेज ने निर्मित किया था एनालिटिकल डिफेंस इंजन, और इसकी प्रोग्रामिंग उनकी एक सहयोगी लेडी थी ऑगस्टा, उनके द्वारा की गई थी। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। और जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, ये पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये ध्यान में रखना आपको। फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था, ये कंप्लीट हुआ 1945 में। ये ENIAC है, ENIAC, और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसको जो पेंसिल्वेनिया है वहां पे डेवलप किया गया था। अब हम कुछ कंप्यूटर की कार्यप्रणाली देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में क्या है, आप कोई इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, उसका आउटपुट आता है, और फिर स्टोरेज। इनपुट क्या है? कंप्यूटर को जो डेटा दिया जाता है वो इनपुट है। आप कंप्यूटर को जो डेटा इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, जो भी वो प्रोसेस करता है वो इनपुट रहता है। प्रोसेस क्या होता है कि जब डेटा को सीपीयू उसका गणना करता है या प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस कहलाता है। ये बेसिक चीजें सभी को पता होंगी। आउटपुट, इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, और उसका जो परिणाम निकलता है वो आउटपुट होता है। स्टोरेज क्या है? आपने डेटा, प्रोसेस, आउटपुट, फिर उसको जो ये उसको सेव करता है, जो भी इसको डायरेक्शन मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग, वो स्टोरेज रहता है। डेटा, निर्देश और जो परिणाम है उनको संग्रहित करना। अब ये आगे जो हम पढ़ रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, ये 1942 से 1956 तक का टाइम रहा है। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे हैं, मुख्य रूप से प्रोसेसिंग करने के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो पहली फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, और डेटा को जो उसमें स्टोर करते थे, संग्रहित करते थे, उसके लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। और जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें मशीनी और असेंबली लैंग्वेज दोनों का, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों का यूज किया जाता था। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों का यूज किया जाता था इसमें।
तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों का यूज किया जाता था और डेटा को सेव करने के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इसके ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं फर्स्ट जनरेशन के। सेकेंड जनरेशन 1956 से और 1965 तक रहा है ये। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज करने लग गए थे। वैक्यूम ट्यूब की जगह इसमें ट्रांजिस्टर यूज करने लग गए थे और डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर डिवाइस का यूज किया गया था। पहले डेटा को स्टोर करने के लिए जो चुंबकीय ड्रम का फर्स्ट जनरेशन में यूज करते थे, अब इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर डिवाइस का यूज किया गया था। और इस टाइम पे जो हाई लेवल लैंग्वेज है, पहले तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज हो रहा था, अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ था सेकेंड जनरेशन में, जो 1956 से और 1965 का टाइम रहा है। और ये इसके एग्जाम्पल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हनीवेल 400, ये किस जनरेशन से संबंधित है, किस जनरेशन का है ये? तो ये सेकेंड जनरेशन का है। थर्ड जनरेशन है, तीसरी पीढ़ी, ये 1965 से और 1975 तक का टाइम रहा है इसका। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर पे काम करने के लिए आईसी का यूज करने लग गए थे। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और अब आईसी। तृतीय पीढ़ी में इसमें डेटा को कंप्यूटर पे इनपुट और आउटपुट करने के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर यूज में लिया गया था। तो कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज जो शुरुआत की है वो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, थर्ड पीढ़ी के, उसमें शुरुआत की गई है। और इसमें आईसी यूज का प्रयोग किया गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, IBM, CDC। फोर्थ जनरेशन है, 1975 से 1989 के बीच का टाइम रहा है। इस पीढ़ी में आईसी के बढ़ते हुए रूप जैसे LSI, VLSI, इनका यूज किया गया। और इस पीढ़ी में नई उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे C++, ये डेवलप हुई है। तो फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, पहले जो आईसी यूज कर रहे थे इंटीग्रेटेड सर्किट, अब ये आईसी का ही बढ़ता हुआ रूप था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें लैंग्वेज भी C और C++ का यूज होने लग गया था इसमें। फिफ्थ जनरेशन है, ये 1989 से और अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, इसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ULSI। पहले जो VLSI था, वेरी लार्ज, अब वेरी लार्ज की जगह अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया गया है इसमें 1989 के बाद से। और इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, इनका काफी विकास हुआ है। और ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये परम पूछ लिया जाता है कई बार, परम 10,000, ये किस जनरेशन का है? तो ये फिफ्थ जनरेशन का है। अब इसका कैटेगराइजेशन किया गया है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? जो जनरली हम यूज में लेते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, इनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है? यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये मध्यम वर्ग की कंपनी में उपयोग में लिए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो प्रयोग है ये बड़ी कंपनियों में किया जाता है और इसका यूज ज्यादा डेटा हो, ज्यादा स्पीड चाहिए, तेज गति और ज्यादा डेटा, मतलब आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज करना है या स्पीड भी तेज चाहिए उसके लिए, और सर्वर के साथ काम कर रहे हैं आप, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बड़ी कंपनियों में यूज लिया जाता है। तो सबसे पहले सामान्यतः जनरली डेस्कटॉप, लैपटॉप, दूसरा मिनी कंप्यूटर है जो मध्यम कंपनियां हैं, मध्यम वर्ग की कंपनियां उनमें, और ये माइक्रो से ज्यादा पावरफुल होते हैं मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये बड़ी कंपनियों में यूज लिया जाता है ज्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए, हाई स्पीड से काम करने के लिए, और अगर आप सर्वर के साथ काम कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे तेज गति से चलने वाला शक्तिशाली कंप्यूटर है। जैसे मौसम की भविष्यवाणी है, वेदर फोरकास्ट हो, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, अर्थक्वेक की जानकारी हो, इसके लिए ये सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे परम और क्राई, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये दो एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, ये सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। सुपर कंप्यूटर किस जगह यूज लिया जाता है? वेदर फोरकास्ट हो, साइंटिफिक काम हो, जैसे वैज्ञानिक कार्यों के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थक्वेक, इनके लिए सुपर कंप्यूटर यूज लिया जाता है।
अनुप्रयोग के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर जो निरंतर जैसे तरंगे, इनके आयाम इन पे काम करते हैं, ये एनालॉग। डिजिटल क्या है? बाइनरी डिजिट 0 और 1 पे जो बेस्ड होते हैं वो डिजिटल होते हैं, और ये जनरली हमारे द्वारा यूज में ले जाते हैं जा रहे जो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं हम जो यूज में लेते हैं, बाइनरी पे बेस्ड है। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड जो डिजिटल और एनालॉग दोनों पे मिक्स काम कर सकता हो। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर पर मिश्रित रूप से कार्य कर सकता है। जैसे पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी रहती है वो हाइब्रिड है, हॉस्पिटल में जो मशीन लगी रहती है वो हाइब्रिड है। सीपीयू, अब सीपीयू की बात करें, सीपीयू के भाग हैं। सीपीयू का जो पहला भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU बोलते हैं इसको, सीपीयू का भाग है ये। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका पहला भाग है ALU, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो यूज लिया जाता है वो ALU ही करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह के लिए इसको यूज में लेते हैं। और इसमें क्या रहता है आपका? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये ALU करता है। बाइनरी की गणनाएं करने का काम भी ALU करता है, और ये सीपीयू का पार्ट होता है। दूसरा जो सीपीयू का पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट की जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है, और मेमोरी के साथ जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में डेटा का जो आदान प्रदान है उसको निर्देशित करता है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? एक तो सिस्टम को कंट्रोल करता है, दूसरा जो इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है, और साथ में जो मेमोरी और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसके मध्य डेटा के आदान प्रदान के निर्देशित करता है। नेक्स्ट जो सीपीयू का पार्ट है ये मेमोरी है। मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले उसको मेमोरी में सेव किया जाता है। आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा और प्रोग्राम को, तो सबसे पहले उसको मेमोरी में सेव किया जाता है। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर है कंप्यूटर में के जो सीपीयू में हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर की सभी गणनाएं और प्रक्रिया का काम करती है। प्रोसेसर एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी चिप होती है एक्चुअल में, और वर्तमान में कंप्यूटर पे माइक्रो प्रोसेसर या जो अभी हमने पढ़ा ULSI का प्रयोग किया जाता है। और ये कुछ प्रोसेसर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, P1, P2, ड्यूल कोर प्रोसेसर, i3, i5, i7, i9। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लगा रहता है? मदरबोर्ड पे लगा रहता है। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। ये ध्यान रखना आपको, शक्ति। और माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड पे लगा रहता है। ये कुछ सीपीयू के पार्ट पढ़े हमने। अब हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर और यूजर के बीच में, कंप्यूटर और यूजर के बीच में संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। इनपुट डिवाइस में दिया गया जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में इनपुट करता है। इस डिवाइस के द्वारा जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो आदि को कंप्यूटर पे भेजा जाता है। इनपुट डिवाइस सीधे कंप्यूटर के नियंत्रण में रहते हैं। तो ये प्रोसेस हमने पहले पढ़ा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। अब जैसे कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइसेज पढ़ रहे हैं हम। कीबोर्ड है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? लेथम सॉल्स ने किया था 1868 में, क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स। कीबोर्ड को 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड में ये फंक्शन कीज होती है जो आप ऊपर देखेंगे, F1 से F12 तक, और कीबोर्ड में 0 से 9 तक न्यूमेरिकल कीज होती है। दूसरा जो ये इनपुट डिवाइस है, देखिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, कौन सा आउटपुट डिवाइस का है, या कौन सा इनपुट नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये बहुत सीरियसली आप याद कीजिएगा। एक बार वीडियो देखने से अगर याद नहीं रहता है दोबारा देखिएगा, और उसके बाद में अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं आप, या फिर अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो आपको भेज दिया जाएगा। माउस क्या है? माउस का उसका आविष्कार किया था 1963 में, इंजेलवर्ट ने किया था, डगलस सी इंजेलवर्ट। और माउस क्या है? एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ये माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। तीसरा जो है इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी माउस के जैसा ही होता है और ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल और माउस एक जैसे ही है, माउस की तरह ही होता है, और वो भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यूज अलग अलग।
जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक क्या करता है, आपका जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करता है। कुछ लोग जैसे कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है जॉयस्टिक का। ये कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है, जो कंप्यूटर में गेम और वीडियो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है स्कैनर है। स्कैनर क्या करता है, आप इसका यूज टेक्स्ट या कोई इमेज है उसको डिजिटल रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपने क्या किया, स्कैन किया टेक्स्ट और किसी इमेज को और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित कर दिया, वो स्कैनर होता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका उपयोग लिखे गए या प्रिंट अक्षरों को कंप्यूटर पर डिजिटल रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है। OCR क्या करता है कि कोई लिखे हुए हैं या प्रिंटेड अक्षर हैं उनको डिजिटल रूप में इनपुट करता है ये। OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका यूज जो OMR शीट वगैरह है उसके लिए किया जाता है। BCR है, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या करता है, जैसे आपका जो पॉइंट ऑफ सेल है उसका डेटा है उसको रिकॉर्ड करता है ये। जैसे सुपरमार्केट में जो मूल्य है, डेटा अपडेट है, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ सेल डेटा रिकॉर्डर है ये, जो आपका सेल है उसका डेटा को रिकॉर्ड करता है। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज कोई स्पेशल फॉर्मेट या कोई मैग्नेटिक स्याही से लिखे हुए जो अक्षर है उनको पढ़ने के लिए किया जाता है। MICR का यूज ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इनपुट डिवाइसेज हैं, माइक्रोफोन है, आपका किम्बॉल टैग रीडर है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है या वेब कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं। आउटपुट डिवाइसेज कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेज वो हैं जो मशीन लैंग्वेज है 0 और 1 इसको अनुवादित करके और जो ह्यूमन के इंसान के समझने योग्य जो भी भाषा है उसमें परिवर्तित करने के लिए जिन डिवाइसेज का यूज किया जाता है उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो मशीन लैंग्वेज है उससे उस लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। आपको मशीन लैंग्वेज से आपकी जो जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं उसमें जो डिवाइसेज यूज ली जाती हैं उनको कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइस का जो एग्जांपल है वो उसकी बात करें तो जैसे मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है, वीडियो जो ऑडियो, ये वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को ये भी कहा जाता है। मॉनिटर टीवी स्क्रीन के जैसा होता है। इसमें इसकी पहचान किससे होती है, इसकी क्वालिटी की, डॉट पिच, इसका क्या रिजोल्यूशन है, क्या रिफ्रेश रेट है, इससे इसकी क्वालिटी को पता किया जाता है कि मॉनिटर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो उसकी डॉट पिच कितनी है, उसका रिजोल्यूशन कितना है और उसकी रिफ्रेश रेट कितनी है। रिजोल्यूशन क्या है, मॉनिटर पे जो बनी तस्वीर है, बिंदु है, उनकी जो पिक्सल की जो सीरीज है जिसको हम PPI में मेजर करते हैं, तो मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो PPI में मेजर किया जाता है। इसमें जो डॉट पिच है ये क्या है, डॉट पिच प्रत्येक पिक्सल के बीच की दूरी जो होती है ना उसको कहते हैं डॉट पिच। और डॉट पिच जितनी कम होगी तस्वीर उतनी स्पष्ट होगी। तो अगर 2 पिक्सल हैं उनके बीच की दूरी है डॉट पिच। अब ये डॉट पिच जितनी कम होगी उतनी ही आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तस्वीर उतनी स्पष्ट दिखती है। अब मॉनिटर के कई टाइप्स होते हैं। मॉनिटर है ये मेनली 4 टाइप हैं इसके, CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये नेम ध्यान रखिएगा, टाइप ऑफ मॉनिटर्स। प्रिंटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट कॉपी या हार्ड कॉपी में जो करता है प्रिंटर होता है। प्लॉटर, ये प्लॉटर ग्राफ और रेखा जैसे आउटपुट प्रोवाइड करवाता है हमको, और इसका प्लॉटर का यूज जनरली कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट इनमें यूज लिया जाता है प्लॉटर का, क्योंकि ये हमको कोई ग्राफ या रेखा चित्र जैसा बना के दे देता है उसका। स्पीकर, ये साउंड आउटपुट जो हमको प्रोवाइड करवाता है वो स्पीकर ही करवाता है। प्रोजेक्टर क्या है, बड़ी सतह पे पर्दे और चित्रों को दर्शाता है, ये बैठक प्रदर्शन इनमें यूज लिया जाता है, बेसिक चीज है। कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, जैसे फैक्स मशीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा।
इनपुट और आउटपुट दोनों ही है, फैक्स मशीन है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। मॉडेम है, मॉडेम भी इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है। जैसे मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है। और डिमॉड्यूलेशन क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में करता है। तो आपको ये याद रखना होगा। और इसकी मॉडेम की जो स्पीड है हम kbps से मेजर करते हैं, किलोबाइट प्रति सेकंड। मॉडेम में डिजिटल को एनालॉग में मॉड्यूलेशन क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग। और डिमॉड्यूलेशन क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल। तो आप एक ध्यान रखिएगा, अगर डिमॉड्यूलेशन की बात आती है तो डिमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग से डिजिटल। देखिए अभी अगर आपने शुरू में स्किप कर दिया है वीडियो तो आपको वापस से बता दें कि इसमें 30% का ऑफर चल रहा है अभी टेस्ट सीरीज में। आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर वेबसाइट विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के बाद में आप निश्चिंत रहिए, अगर आप टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, रिवीजन तो हम भी आपको करवा रहे हैं और इसमें रिवीजन करवाएंगे आपको, लेकिन आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, जो टेस्ट और स्पेशली जो पीडीएफ दिए जाते हैं उनको पढ़िएगा। पीडीएफ में क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होता, उसमें डिटेल में आंसर होता है, ताकि उस क्वेश्चन से नहीं उस टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका वहां से कवर हो जाए। इसलिए वो पढ़ना है और रिवीजन जरूर करना है। इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेज की बात कर रहे थे हम, तो आपके फैक्स मशीन और मॉडेम ये दो हम देख चुके हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों है। तीसरा हेडसेट में भी इसमें स्पीकर आउटपुट डिवाइस और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। तो हेडसेट्स में अगर स्पीकर है तो ये आउटपुट डिवाइस, और माइक्रोफोन है तो इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। मल्टी फंक्शन डिवाइस MFD, इसमें जनरली एक स्कैनर, प्रिंटर, फैक्स और कॉफी मशीन की क्षमताएं इसमें ज्वाइंटली रहती हैं, संयुक्त रूप से रहती है। मेमोरी कंप्यूटर का, अब मेमोरी आया है, मेमोरी डिस्कस करते हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमसे मेमोरी से, कई बार बेसिक पूछ लिया जाता है, जैसे 1 GB में कितना KB होगा, या इस तरीके से, या फिर आपको कुछ और पूछ लिया जाता है। मेमोरी क्या है, जहां पे डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सबको स्टोर किया जाता है। मेमोरी टेम्पररी और परमानेंट, मेमोरी दो तरह की होती है, टेम्पररी और परमानेंट, स्थायी और अस्थायी और स्थायी दो तरह की मेमोरी को दो तरीके से स्टोर किया जाता है। रजिस्टर है, रजिस्टर क्या है, ये सबसे तेज और टेम्पररी मेमोरी है। तो आपसे पूछा जाए रजिस्टर के बारे में, तो रजिस्टर क्या है, सबसे तेज और अस्थायी मेमोरी होती है। रजिस्टर डेटा कलेक्ट करता है और इनका जो हस्तांतरण है उसकी सबसे छोटी मेमोरी होती है। तो रजिस्टर के बारे में आप याद रखिएगा, ये सबसे तेज है, सबसे छोटी है और अस्थायी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी है, एक अर्धचालक चिप होती है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है, और ये मुख्य मेमोरी और CPU के बीच में होती है। जो कैश मेमोरी है ये मेन मेमोरी और CPU के बीच में होती है, जो डेटा ट्रांसफर दर है और जो CPU की अत्यधिक प्रोसेसिंग स्पीड है उसके बीच में ये बैलेंस बना के रखती है, और इसको तात्कालिक मेमोरी भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कैश मेमोरी क्या है, ये एक अर्धचालक चिप होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है, मेन मेमोरी और CPU के बीच में होती है, और इसमें ये बैलेंस बना के रखती है। डेटा ट्रांसफर की जो रेट होती है CPU की जो प्रोसेसिंग स्पीड को बैलेंस बना के रखती है। डेटा ट्रांसफर दर और CPU की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसमें बैलेंस बना के इसको तात्कालिक मेमोरी भी कहा जाता है, कैश मेमोरी को। कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। प्रोसेसिंग से पहले तक प्राइमरी मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो अगर प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, अब इसमें क्या है कि हम किसी डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोसेस करने से पहले जो डेटा है वो टेम्पररी कहाँ सेव होता है, प्राइमरी मेमोरी में। और इस मेमोरी को आंतरिक स्मृति, मुख्य स्मृति, सहायक स्मृति, ये नाम भी इसी के ही है प्राइमरी मेमोरी के। इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है इसके। अब प्राइमरी मेमोरी है, ये दो तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी ये दो तरह की होती है, एक तो रैम और एक रोम। तो आपको ध्यान रखना है रैम और रोम,
ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी क्या करती है, टेम्पररी स्टोर करती है डेटा को। तो हमसे पूछा जाए रैम किस तरीके की मेमोरी है, तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको वॉलेटाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखती है। और कंप्यूटर अगर बंद हो गया तो उसमें जो डेटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है रैम से। और रैम है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB की रैम है तो आप 4 GB 8 GB इस तरीके से रैम की कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। तो रैम क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। और कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया तो रैम में जो डेटा है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। रैम भी 2 तरह की होती है। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में रैम। अब रैम भी टू टाइप्स हैं, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक उसमें डेटा स्टोर रहता है, और इसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं स्टैटिक रैम में। जबकि जो डायनेमिक रैम है, ये मेमोरी स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी और सस्ती होती है। तो स्टैटिक रैम है ये ज्यादा फास्ट होती है बजाय डायनेमिक रैम के। दूसरी जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी होती है। ये रीड ओनली मेमोरी ये प्राथमिक मेमोरी और स्थायी मेमोरी होती है। तो जो रैम है वो टेम्परेरी होती है, रोम है रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है। और इसमें डेटा को कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी में यूजर डेटा को स्टोर, डिलीट, मॉडिफाई और किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकता है, जो रीड ओनली मेमोरी है उसमें। तो जो रीड ओनली मेमोरी है वो कंप्यूटर की जो आपका कंप्यूटर जिस कंपनी का है उसी ने स्टोर किया हुआ होता है। कुछ उसकी उनके जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर हो या जो ऐप हो जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल में भी कुछ ऐप आती है जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उस मोबाइल कंपनी ने ही स्टोर की हुई है कि आप इनको डिलीट नहीं कर सकते। वो बेसिक होता है उसका, जिसपे आपका कंप्यूटर या मोबाइल चलता है। तो ये परमानेंट होती है रोम। अब रोम के भी जैसे रैम के 2 टाइप थे, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, उसी तरीके से रोम के भी 3 टाइप्स हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी तो सभी हैं तीनों, लेकिन प्रोग्रामेबल, फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल, फिर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों ही ये रोम की टाइप्स हैं और ये प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी है, इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। इसमें डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी में, और ये मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है, लगी होती है। और ये मेमोरी कंप्यूटर के बंद हो जाए तो भी स्टोर रहती है। जैसे आपने कंप्यूटर में फोल्डर बना रखे हैं, आपने आपकी कोई चीजें स्टोर कर रखी है, आपका चाहे कोई पीडीएफ हो, चाहे आपकी वीडियो, इमेज, आपने फोल्डर बना के तो कंप्यूटर बंद हो गया तो आप वापस चालू करते हैं तो भी वो उसी में ही रहता है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी है ये। अब सेकेंडरी मेमोरी के भी जो क्लासिफिकेशन क्या है, मैग्नेटिक टेप है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क है, आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, तो आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। आपका पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में है। मेमोरी यूनिट क्या है, यहां से कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे छोटी यूनिट 1 बिट है। ये जो बाइनरी में होता है 0 और 1, ये 1 बिट है। 4 बिट है, ये 1 निबल के बराबर होती है, 1 निबल के बराबर होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए 2 बिट किसके बराबर है, तो 2 बिट हाफ निबल के बराबर हो गया। इस तरीके से कई बार थोड़ा सा उसको चेंज करके पूछ लिया जाता है। 8 बिट है, 1 बाइट, और ये इसी तरीके से, ये कई बार हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप रेगुलर टेस्ट देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये इस जेटा बाइट, योटा बाइट तक हम अच्छे से पूरा कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम।
कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? कंप्यूटर को काम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे आपका मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है, मॉनिटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सभी हार्डवेयर है जो फिजिकल चीज है। कंप्यूटर की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हार्डवेयर है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम और प्रोग्राम का जो समूह है उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको फ्री में उपलब्ध हो रहा है, फ्री मिल रहा है सॉफ्टवेयर, तो उसको फ्रीवेयर कहा जाता है। और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको सोर्स कोड भी फ्री में दे रहा है, सॉफ्टवेयर तो फ्री में दे ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसका जो सोर्स कोड है वो भी फ्री में उपलब्ध करवा रहा है, उसको कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसको क्या कहा जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो फ्री तो है लेकिन बाद में भुगतान करके उसको यूज किया जाता है। कुछ टाइम के लिए फ्री है लेकिन बाद में उसको भुगतान करके यूज किया जाता है, तो उसको शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है? डेटा को सूचना में परिवर्तित करना, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर ध्यान रखना। फ्री वाला फ्रीवेयर, फ्री के साथ अगर आपको सोर्स कोड भी दे रहा है उसका सॉफ्टवेयर का कोड, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और अगर शुरू में फ्री निःशुल्क है और बाद में भुगतान करके यूज किया जाता है तो उसको शेयरवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के भी टाइप है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रोग्राम्स का ग्रुप जिसको कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने और उनके कार्य के लायक बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर और जो यूजर है उसके बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपको याद रखना होगा। कंप्यूटर और जो यूजर है उसके बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे डॉस, विंडोज, यूनिक्स, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो भाग होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह का है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म कौन उपलब्ध करवाता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, MS डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक, ये सभी इसी के एग्जाम्पल है। मोबाइल का जो OS है, एंड्रॉयड, विंडोज, iOS, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये अगर हमको ये तीन दे दिए और एक चौथा कोई अलग दे दिया तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला वर्जन क्या था? एंड्रॉयड 1.0 गूगल कंपनी ने बनाया था 2008 में। तो एंड्रॉयड का जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन है ये एंड्रॉयड 1.0 गूगल कंपनी ने बनाया था, 2008 में इसको लॉन्च किया था। iOS है, iOS हम जानते हैं ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS जो आईफोन वगैरह है, एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। WinOS ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ब्लैकबेरी है, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित माना जाता था इसको, ब्लैकबेरी को अभी भी माना जाता है। यूनिक्स ये 1969 में इसे बनाना शुरू किया था और 1973 में पूरा हो गया था। इसको किसमें? सी असेंबली भाषा में लिखा गया है यूनिक्स। OS यूजर इंटरफेस क्या है? जैसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है CUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है GUI, ये OS यूजर इंटरफेस होता है। हमसे हो सकता है CUI दे दिया जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, क्योंकि एक चीज एब्रीविएशन फुल फॉर्म का आ जाता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन। कंप्यूटर और जो यूजर है उसके बीच में जिस माध्यम से संचार किया जाता है उसको इंटरफेस कहा जाता है। कंप्यूटर और जो यूजर है उसके बीच में जिस मीडियम में उसमें कम्युनिकेशन किया जाता है, जिस माध्यम से, उसको इंटरफेस कहते हैं। अब इंटरफेस दो देखे हमने, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या है? इस इंटरफेस में कैरेक्टर के माध्यम से कमांड देकर काम किया जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में
करेक्टर के माध्यम से कमांड दिया जाता है जब काम किया जाता है, जैसे यूनिक्स, MS DOS। तो ये ध्यान रखना, इसका नाम जो है वैसा ही है, करेक्टर के माध्यम से इसमें कमांड दिया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स का प्रयोग करके और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ा जाता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना सबसे आसान होता है। मल्टीमीडिया का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, विंडो, लाइनेक्स वगैरह ये इसके एग्जाम्पल हैं। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे विकसित किया था, 1985 में इसको रिलीज किया गया था विंडोज को। और मैक की बात करें तो एप्पल ने इसको 1984 में GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था, जिसका नाम मैकिंटॉश OS है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात हो रही है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोई प्रोग्राम है उसको पढ़ता है और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए को मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर प्रोग्राम को चलाने से पहले संपूर्ण सोर्स कोड को भाषा संबंधी त्रुटियों जैसे सिंटैक्स एरर कहा जाता है, इसके लिए जांचा जाता है। कंपाइलर द्वारा ऑब्जेक्ट कोड सामान्यतः EXE फाइल के रूप में होता है इसका कंपाइलर का। तो कंपाइलर का आपको यही ध्यान रखना है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम है लिखा हुआ है उसको मशीन कोड में अनुवाद करता है, परंतु इंटरप्रेटर एक बार में प्रोग्राम की एक पंक्ति को अनुवाद करता है और इसे क्रियान्वित करता है, फिर ये प्रोग्राम की अगली पंक्ति को पढ़ता है और फिर इसका अनुवाद करता है और इसे क्रियान्वित करता है। इस तरह से आगे बढ़ता जाता है जब तक प्रोग्राम की सभी लाइनों को अनुवाद और क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। कंपाइलर के विपरीत, जो पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता है और फिर क्रियान्वित करता है, कंपाइलर पहले कंपाइल करता है फिर क्रियान्वित करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम का लाइन दर लाइन अनुवाद करता है और साथ साथ इसे क्रियान्वित करता है। इसीलिए जैसे कोई देखे होंगे कुछ जगह जैसे 2 लोग बैठे हैं उनकी लैंग्वेज अलग अलग है तो एक इंटरप्रेटर रख लेते हैं वो, और फिर वो थोड़ा बोला फिर उसको उस सामने वाले की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताता है। इंटरप्रेटर यही है। अब ये पढ़ा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा अभी हमने, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, और अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसपे सीधे जुड़ के आप वास्तविकता कार्य किए जाते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे सीधे जुड़ के और वास्तविक काम किए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य के लिए और एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाए गए हों। सामान्य पर्पज के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, म्यूजिक, वेब ब्राउजर, ये जनरल यूज के लिए है। सामान्य उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य जो सॉफ्टवेयर है, रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को जो उपभोगिता वाले सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है इसको। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पे काम को आसान कर देता है। इसमें जैसे बग है, किसी प्रोग्राम में कोई एरर आती है, त्रुटि आती है, उसको बग कहा जाता है। बग किसे कहते हैं, कोई प्रोग्राम है उसमें कोई एरर आ गया तो वो बग है। डीबग क्या है, आपके एरर आ गया, अब आपने प्रोग्राम से जो बग है, एरर है, उसको हटा दिया तो उसको डीबग कहते हैं। डीबगर क्या है, जो बग आई है प्रोग्राम में उसकी जांच कर उसे हटाता है और सॉफ्टवेयर को डीबगर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं इसको, डीबगिंग करता है ये। पैच, किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में आने वाली बग को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट कोड दिए जाते हैं उनको पैच कहा जाता है। कई बार क्या होता है, आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, अब वो सॉफ्टवेयर है
उसमें जो एक पैचिंग और होती है, वो भी एक छोटी फाइल होती है पैच। अब उसको आप उस सॉफ्टवेयर के साथ पैच कर देते हैं तो फिर वो उसको ऑब्जेक्ट कोड देता है। जैसे पैच है, किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में आने वाली बग को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा जो ऑब्जेक्ट कोड दिए जाते हैं उसको पैच कहते हैं। ये ध्यान रखना हमें। डिस्क क्लीनअप, कंप्यूटर में जो अननेसेसरी की फाइल है उसको हटाने का जो काम होता है डिस्क क्लीनअप होता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, कंप्यूटर में मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को व्यवस्थित करना ताकि डेटा मेमोरी में आसानी से स्टोर हो सके। डिस्क फ्रेगमेंट क्या होता है? मेमोरी में अलग अलग जगहों पे बिखरी फाइलों को एक जगह व्यवस्थित करने के लिए डिस्क फ्रेगमेंट का यूज किया जाता है। प्रोग्राम, निर्देशों का ये समूह श्रृंखला को प्रोग्राम कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में लिखा जाता है। निर्देश क्या होता है? ये इसमें प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम के लिए जो कोड लिखे जाते हैं। फ्रीवेयर, ये हम पढ़ चुके हैं, जो निःशुल्क सॉफ्टवेयर है। ये कुछ टर्म्स हैं इसकी। फर्मवेयर है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है फर्मवेयर। कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी रोम है उसमें कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए आवश्यक कमांड व निर्देश फर्मवेयर कहलाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी रोम है उसमें कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए आवश्यक कमांड व निर्देश फर्मवेयर कहलाता है। जैसे बायोस है, रोम है। एल्गोरिथम, प्रोग्राम और निर्देशों को चरणबद्ध लिखने की जो प्रक्रिया है वो एल्गोरिथम कहलाती है। इसे डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। फ्लो चार्ट क्या है? एल्गोरिथम का जो चार्ट होता है वो फ्लो चार्ट होता है, डेटा का फ्लो बताता है फ्लो चार्ट। अब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में। जिन भाषाओं को केवल कंप्यूटर समझता है उसे निम्न स्तरीय भाषा, और जिन भाषाओं को मानव के द्वारा समझा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसान समझता है। वे भाषाएं जो केवल संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक को सम्मिलित नहीं करता उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरह से अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है, इसमें कोई अनुवाद करने की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर समझ जाता है ये भाषा, क्योंकि ये जैसे दो तरह की होती है लो लेवल लैंग्वेज। एक तो मशीन लैंग्वेज। अब इसमें मशीन लैंग्वेज में क्या होता है? जिसमें केवल 0 और 1 दो ही अंकों का प्रयोग होता है। तो 0 और 1 क्या है? बाइनरी नंबर है, इनका यूज होता है। यह कंप्यूटर की आधारभूत बेसिक भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ लेता है। मशीन भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है, केवल 2 अंक होते हैं। तो मशीन लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? बाइनरी कोड में लिखी जाती है। और बाइनरी कोड क्या है? 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझता है। लो लेवल लैंग्वेज दो तरह की है। पहली मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 है, और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? इसमें निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे MOV, ADD, SUB, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आदि। इसे निमोनिक कोड कहते हैं इनको, निमोनिक कोड। और निमोनिक कोड किसमें है? असेंबली भाषा में। यह सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है उसको असेंबलर कहते हैं। तो असेंबली भाषा क्या है? ये इसमें जो निर्देश हैं अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, और ये सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। दूसरी जो है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर में यूज ली जाती है, जिसमें अंग्रेजी के अक्षर, संख्याएं, चिन्ह इनका यूज करके प्रोग्राम लिखा जाता है। उच्च स्तरीय भाषा किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती है। हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्रोसेसर पर काम कर सकती है, इसको आसानी से समझा जा सकता है, और ये सामान्य अंग्रेजी जैसी लगती है। कंपाइलर इसका अनुवाद करके मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कंपाइलर इसका अनुवाद करके और इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की भी जरूरत होती है जो हाई लेवल के जो प्रोग्राम है उनको मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, जैसे फोर्ट्रन है, बेसिक, कोबॉल, पास्कल, C++, जावा। ये सभी क्या है?
इसके एग्जाम्पल है उच्च लेवल के। देखिए, एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा समझिएगा, ये पीडीएफ पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और कोई टॉपिक रह भी गया होगा तो उसको कवर कर लेंगे हम। वैसे तो प्रैक्टिस टेस्ट में सफिशिएंट क्वेश्चन कवर करते हैं, सेपरेट टेस्ट भी करवाते हैं आपका जो यूनिट है उस पे, और अलग अलग सेपरेट टेस्ट भी मिलते हैं आपको उस पे, ना सिर्फ एक बल्कि दो दो तीन तीन, जब तक कि कंप्लीट एक एक सब यूनिट टॉपिक भी कवर नहीं हो जाए जब तक उसमें क्वेश्चन मिलते रहते हैं। इंटरनेट सिलेबस में हमारे इसमें इंटरनेट में है नेटवर्क, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइसों को जोड़ के जो क्षेत्र बनाया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से ज्यादा जो कंप्यूटर या जो डिवाइस है उनको जोड़ के बनाया गया क्षेत्र कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, डेटा और जो इंफॉर्मेशन है उसको आदान प्रदान किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। नेटवर्क के द्वारा डेटा, निर्देश, फाइल, इनको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में अमेरिका से। तो नेटवर्क की शुरुआत 1969 में हुई थी अमेरिका में। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा, हार्डवेयर को शेयर किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा और हार्डवेयर को शेयर किया जाता है। जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, ये जैसे नेटवर्क पे डेटा या इंफॉर्मेशन भेजने और प्राप्त करने के लिए नोड से जोड़ा जाता है, और नोड को जोड़ने वाली लिंक को कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। तो कंप्यूटर, प्रिंटर आदि जैसे नेटवर्क पर डेटा या इंफॉर्मेशन भेजने, प्राप्त करने, बेसिक चीज आप जानते हैं कैसे प्रिंट निकलता है। तो कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ते हैं और उसको जो जिस नोड से जोड़ते हैं, जिसलिए कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है, इसके भी कई पार्ट्स हैं, भाग में डिवाइड किया हुआ है इसको भी, और वो भौगोलिक क्षेत्रों का आधार मान के किया है। जैसे लैन है, मैन, वैन, ये कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा है, जिसमें सबसे छोटा लैन कहलाता है। सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, लैन है। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जोड़ दिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये सबसे छोटा क्षेत्र है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क हैं, उनको जोड़ते हैं, नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये एरिया 1 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। जैसे एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, कोई यूनिवर्सिटी है, आपका घर है, आपका स्कूल, हॉस्पिटल, इसमें यूज जो किया जाता है ये लैन यूज किया जाता है। दूसरा जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मेट्रो एरिया नेटवर्क एक शहरी भौगोलिक क्षेत्र में दो या दो से अधिक कंप्यूटर या दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ा जाता है, तो उससे जो नेटवर्क बनता है उसको मेट्रो एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये किसी संस्था के शहर में दो या दो से अधिक स्थानों पर लगे कंप्यूटर नेटवर्क को एक साथ जोड़ना, इसको कहते हैं मेट्रो नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये 200-300 किलोमीटर तक हो सकती है इसकी रेंज। ये नेटवर्क पे और क्षेत्र पे आधारित होता है। तीसरा जो है वाइड एरिया नेटवर्क है, WAN, ये विस्तृत और विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें हजारों किलोमीटर का भी नेटवर्क जोड़ा जा सकता है, और ये सबसे बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर का। और इसमें जैसे संचार उपग्रह हैं या संकेत हैं, इनका यूज किया जाता है ज्यादा डिस्टेंस के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क। अदर जो हैं जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, आजकल कंप्यूटर के साथ और भी कई डिवाइस आ रही है। तो नेटवर्क में एक सीमित क्षेत्र, उसमें दो डिवाइसों को निजी क्षेत्र के आधार पर जोड़ते हैं, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे आपका कोई ब्लूटूथ है, वाईफाई है, वायरलेस है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। कंप्यूटर संचार, ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी नेटवर्क है। रेडियो तरंग है, माइक्रोवेव सिग्नल है, सैटेलाइट जो संकेत हैं, ये सभी नेटवर्क है। इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई। अब इसमें जो डेटा संचरण है, डेटा संचरण में जो विद्युत संकेत है उनका यूज किया जाता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग क्या है, ये संकेत समय के साथ सापेक्ष सतत रूप में परिवर्तित होते हैं, और ये संकेत निम्न से उच्च स्तर की ओर गति करते हैं, एनालॉग।
जैसे टेलीफोन सिग्नल एनालॉग डेटा संचरण पे बेस है, मतलब निम्न से उच्च की ओर जाता है। डिजिटल ये सतत नहीं होते हैं, जिसमें ऑन और ऑफ की अवस्था में डेटा संचरित किया जाता है। सर्वर क्लाइंट रूप है। सर्वर नेटवर्क में मुख्य कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर कहलाता है। जो नेटवर्क है उसमें जो मेन कंप्यूटर है वो सर्वर कहते हैं उसको, जिस पे डेटा को स्टोर किया जाता है, और ये क्लाइंट से प्राप्त रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स करता है सर्वर। जैसे ये सर्वर है, अब इसमें क्या है, इसको अलग अलग चीजों से जोड़ दिया, कई कई, जैसे सपोज कि एक ये अलग अलग वेबसाइट है, अब अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग रिक्वेस्ट जा रही है, तो ये रेस्पॉन्स करता है सर्वर। क्लाइंट क्या है, नेटवर्क के सभी कंप्यूटर जिससे यूजर जुड़ा होता है वो क्लाइंट कहलाता है। तो नेटवर्क के जो कंप्यूटर है वो जिससे यूजर जुड़ा होता है तो कंप्यूटर ही क्लाइंट कहलाता है, जिसपे इनपुट आउटपुट का काम होता है। अब इसमें एक पूछ लिया जाता है कई बार, विंट सर्फ। विंट सर्फ है, ये इंटरनेट के पिता के रूप में इसको जाना जाता है। भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था।